हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुकेश जी रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग समझेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट के बारे में। आखिरकार बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ कि कोई भी तख्ता पलट होता है तो अचानक होता नहीं है। ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो भारत क्यों आई, भारत आने से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इन तमाम जानकारियों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। यहाँ तक भी समझेंगे कि आखिरकार इस तख्ता पलट में किन देशों का हाथ है, क्या चीन का हाथ है, क्या अमेरिका का हाथ है, क्या पाकिस्तान का हाथ है, इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सब तमाम जानकारियों को हम लोग समझेंगे। आइए पहले हमें क्या करते हैं, मैप खींचते हैं। भारत का मैप हम लोग खींचेंगे। ये क्या है, भारत का नक्शा है। हम लोग रफली भारत के नक्शा को खींचते हैं केवल समझने के लिए। हम लोग रफली भारत के नक्शा को खींच रहे हैं केवल समझने के लिए। ये क्या है, भारत है। क्या है, ये हमारा भारत है, भारत है। अब बात आता है बांग्लादेश देश में तख्ता पलट की हम लोग जानकारी ले रहे हैं। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है क्यों उसमें भारत का हाथ बताया जा रहा है कि भारत की वजह से ही ऐसा हुआ है, क्या कारण है कि भारत का नाम आ रहा है, क्या भारत को ये यहाँ तख्ता पलट से बांग्लादेश यहीं पे है। बांग्लादेश क्या है, यहीं पे है। बांग्लादेश भारत के तीनों तरफ से घेरा हुआ है। ये क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश यही है। भारत तीन तरफ से घेरा हुआ है। बांग्लादेश भारत से कितने तीन तरफ से घेरा हुआ है। आखिरकार ये बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तो बांग्लादेश में दूसरों का सरकार आएगा तो उससे क्या असर पड़ेगा भारत को, क्या बांग्लादेश के साथ भारत का रिलेशन खराब होगा या और अच्छा होगा, इसको इस तमाम जानकारी को हम लोग इसमें अब समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, पीएम थी शेख हसीना। शेख हसीना वहां के पीएम थी, यानी कि प्रधानमंत्री थी वहां के शेख हसीना। शेख हसीना वहां के प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना को इस्तीफा देके भारत आना पड़ा है। वो क्या कि हिंडन एयरपोर्ट पे, भारत के हिंडन एयरपोर्ट पे आई और वहां से दिल्ली आई। हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में है, वहां से ये दिल्ली के रास्ते आई और दिल्ली में हिंडन एयरपोर्ट पे जैसे उतरी वहां पे अजीत डोभाल से भेंट किया, शेख हसीना से भेंट किया और उसका जानकारी भारत सरकार को दी है कि मैंने भेंट कर लिया। अब इनको क्या किया जाए, तो इनको एक सुरक्षा भवन में रखा गया है, एक सुरक्षित भवन में रखा गया है और भारत सरकार इनसे बात कर रही है कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये शेख हसीना क्या करेगी, नहीं करेगी, ये सब तमाम जानकारी को हम आपको शेयर करेंगे इस वीडियो में। अब भारत सरकार इनसे भी क्या कर रही है, बात कर रही है, मुलाकात कर रही है। ठीक, आइए हम लोग समझ। शेख हसीना भारत आने के लिए आगे, तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट यानी कि वहां किसका शासन हो गया, सैनिक का शासन हो गया। किसका शासन हो गया, सैनिक का शासन हो गया। अब बात आता है कि आखिरकार इसमें भारत का हाथ क्यों बताया जा रहा है कि भारत की ही वजह से ऐसा हुआ है। तो आइए समझिए। शेख हसीना का पिता का नाम था शेख मुजीबुर रहीम। क्या था, शेख मुजीबुर रहीम। शेख मुजीबुर रहीम। शेख मुजीबुर रहीम 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया। बांग्लादेश का पिता कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहीम को बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहीम का बेटी ये शेख हसीना थी। शेख मुजीबुर रहीम ने 1971 में भारत की सहायता से बांग्लादेश का निर्माण किया। बांग्लादेश का निर्माण करना ही शेख मुजीबुर रहीम का हाथ है। ये शेख मुजीबुर रहीम ने ही बांग्लादेश का निर्माण किया। बांग्लादेश के निर्माण करने के लिए एक सेना बनाया गया था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना, ये मुक्ति वाहिनी सेना का ट्रेनिंग भारत देता था और इसी के साथ ये मुक्ति वाहिनी सेना ही लड़ी और ये क्या हुआ, बांग्लादेश आजाद हो गया। और एक ये बांग्लादेश आजाद हुआ और बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। क्या बन गया, एक अलग देश बन गया। अब इन सब पीछे के कारण क्या है, बांग्लादेश अलग देश कैसे बना, ये सब भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन भारत का नाम क्यों आ रहा है ये भी हम लोग देख लेंगे इसी वीडियो में। तमाम जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगी कि अभी क्या कारण है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक, यह शेख मुजीबुर रहीम शेख हसीना के पिता है जो अभी पीएम थी। ये अपने पद को इस्तीफा लगाई और भारत चले। 5 अगस्त को इन्होंने अपने पद को इस्तीफा लगाई और भारत चली आई। भारत आने के बाद वहां से हर कोई बोला कि भारत की ही वजह से ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भारत की ही वजह से हुआ है। क्या हुआ है, भारत की ही वजह से हुआ है। क्यों ऐसे कहने लगा, क्योंकि शेख हसीना भारत चली। भारत आने के पीछे भी कई कारण है। जब ये शेख मुजीबुर रहीम, जब ये मुक्ति वाहिनी सेना बनी तो शेख मुजीबुर रहीम भारत की मदद से क्या किया था, बांग्लादेश का निर्माण किया था। आखिरकार जब ये शेख हसीना थी भारत आई, आने का कारण क्या बना,
तो वो है 30% आरक्षण। क्या है? 30% आरक्षण। ये 30% आरक्षण मुक्ति वाहिनी सेनाओं को ही दिया जाता है, जो उनके परिवार को ही दिया जाता है। 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना बनी थी, उन लोगों के परिवारों को 30% छूट क्या किया जाता था, सरकारी नौकरी में दिया जाता था। ये 30% छूट के ही वजह से वहां पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, वहां पे उपद्रव होना स्टार्ट हो गया, और जिसके वजह से शेख हसीना को क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ये आखिरकार 30% आरक्षण मुक्ति वाहिनी सेनाओं को ही क्यों दिया जाता था? क्योंकि कहा ऐसा माना जाता था कि इन लोगों ने बांग्लादेश के निर्माण में इन लोगों के परिवार वालों ने भाग लिया था, इसीलिए उनको सरकार दे रही थी और इनको दे रही थी। और ये आरक्षण वहां के क्या करते थे, जनता मानने के लिए तैयार थे। वहां की जनता कहती थी कि हमें तो आरक्षण चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? हमें तो आरक्षण चाहिए ही नहीं, हमें आरक्षण न चाहिए, या इस आरक्षण को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए और 7% ही आरक्षण लाया जाए जो पिछड़ा वर्गों के लिए। अब ये मामला चला गया था कोर्ट में, और ये जून में 5 जून को कोर्ट का निर्णय आया कि आरक्षण लागू रहेगा, और 5 जून से ही स्थिति सामान्य नहीं रहा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या होने लगा, छात्रों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे उपद्रव करना स्टार्ट किया, यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करने के लिए प्लानिंग करने लगे कि कैसे प्रोटेस्ट बड़े संख्या में करना है, क्या नहीं करना है, ये सब का प्लानिंग करने लगे। अब ये बात आगे बढ़ते बढ़ते ये इस रूप में ले लिया कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और शेख हसीना भागी भारत। शेख हसीना को पीछे भारत भागने का कारण क्या था? क्योंकि इन लोग, शेख हसीना जब चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया था, और इनके विपक्षी पार्टी खालिदा जिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे शेख हसीना करे क्योंकि भारत को ये सपोर्ट करती है शेख हसीना। शेख हसीना को भारत का सपोर्ट करने का कारण है क्योंकि भारत का ही देना है कि ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ। किसका देना? भारत का ही देश है कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इसलिए शेख हसीना से हम लोग का अच्छा संबंध है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भारत का ही वजह से ये क्या है कि शेख हसीना तनाशा हो गई है। क्या हो गई है? तनाशा हो गया, क्योंकि इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया। अंतरिम सरकार का गठन दो देशों में था, एक पाकिस्तान में और एक बांग्लादेश में। आइए, पहले बांग्लादेश नहीं था। अब हम लोग समझते हैं बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान 1971 में भारत की सहायता से ये बांग्लादेश का निर्माण किया। तो आखिरकार ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। ये बांग्लादेश पहले बंगाल था। 1905 में ये बांग्लादेश नहीं था, ये क्या था? पहले बंगाल था। ये पहले बंगाल था 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बांग्लादेश क्या था? बंगाल था। पहले बांग्लादेश 1905 ईस्वी में क्या था? बंगाल था। और हम लोग क्या थे? अंग्रेज के गुलाम थे। अंग्रेज ने इस बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। क्या कर दिया? इस बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, और इधर को बोला पश्चिमी बंगाल और इधर को बोला पूर्वी बंगाल। इस तरफ 75% मुस्लिम को रखा, यानी कि अधिक मुस्लिम को रखा, और इधर क्या रखा? अधिक हिंदू को रखा। यहाँ मुस्लिम को रखा और अधिक यहाँ क्या चीज को रखा? हिंदू को रखा। और ये लड़ाने का काम करने लगा। क्या करने लगा? लड़ाने का काम करने लगा, क्योंकि अंग्रेजों का काम था फूट डालो और शासन करो। क्या करो? फूट डालो और शासन करो। जैसे आपके एक घर में 5 सदस्य हैं, अगर 5 सदस्य मिलकर रह रहा है तो घर को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वही क्या हो जाता है, कोई आ जाता है और घर को उसको फोड़ने का काम कर देता है, और उस 5 व्यक्ति को क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो विकास करने में क्या हो जाते हैं? दिक्कत हो जाते हैं। तो अंग्रेज का भी यही का नाम था कि फूट डालो, यानी कि सबको तोड़ के रखो, अलग अलग करके रखो, और यहाँ पे क्या करो? शासन करो। अंग्रेज ने यही काम किया, और ये बंगाल को क्या किया? 2 भाग में तोड़ दिया, और इधर को बोला पश्चिमी बंगाल और इधर को बोला क्या चीज? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में ज्यादा मुस्लिम को रखा और पश्चिमी बंगाल में ज्यादा हिंदू को रखा। यहां से क्या करता था कि ये यहाँ जो मुस्लिम लोग होते हैं, सुअर के मीट को बहुत, मतलब कि सुअर का नाम लेना ही क्या करते हैं, उन लोग माना जाता है कि नापाक है, वो लोग पाक नहीं मानते हैं। तो इनको मस्जिद में सुअर के मीट को काट के भेज देता था, और हिंदू की तरफ गाय के मीट को काट के भेज देता था। मुस्लिम सुअर के पुजारी हैं और हिंदू क्या है? गाय के पुजारी हैं। तो ये दोनों में झगड़ा होने लगा, लेकिन बंगाली लोग समझ गए इस बात को और ये झगड़ा करना छोड़ दिए। क्या किए? झगड़ा करना छोड़ दिए। तब तक मोहम्मद जिन्ना आ गया, और मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान का मांग करने लगा, और पाकिस्तान का मांग करते करते 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद जिन्ना ने पूरा ऐसे लंगे नाचने लगा। उसको एकदम लगा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, और ये 20,000 महिलाओं को कलकत्ता में रेप कर डाला। इससे भारत वाले ने तंग आके 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया। पाकिस्तान देश का क्या हो गया? एक निर्माण हो गया। भारत वालों ने कहा कि नहीं, तुम इतना अत्याचार कर रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम अलग ही रहो। क्या करो? तुम अलग ही रहो। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उस समय अंग्रेज ने आया और पाकिस्तान को कुछ भाग इधर दे दिया और कुछ भाग ये वाला पूरा दे दिया। क्या कर दिया? ये वाला पूरा भाग पाकिस्तान को दे दिया। जो आज का बांग्लादेश है, पहले का ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। पहले का क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। इधर वाला को पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था, पाकिस्तान बोला जाता था, और इधर वाले भाग को क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। इधर वाले भाग को पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, पहले का क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। ये पूर्वी पाकिस्तान में वही लोग गए थे जो भारत के क्या थे? विरोधी थे। पाकिस्तान में वही लोग गए थे जो क्या थे? भारत के विरोधी थे, जो भारत को विरोध कर रहे थे, जो भारत को नहीं चाहते थे, वही लोग गए थे कहाँ? पाकिस्तान में। इधर वाला था पश्चिमी पाकिस्तान, इधर वाला था पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग मानते थे कि हम लोग क्या है? बहुत अच्छे हैं, हम लोग क्या है? बहुत अच्छे हैं, और पूर्वी पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ भेदभाव करता था, यहाँ कहता था कि बांग्ला कोई भाषा है? कोई भाषा नहीं है, कि ये लोग नाटे होते हैं, काले होते हैं, और तमाम प्रकार के दोष इसमें निकालता था और इनसे भेदभाव करता था। कौन? पश्चिमी पाकिस्तान वाला। कौन करता था? पश्चिमी पाकिस्तान वाला। यहाँ धीरे धीरे इन लोगों ने कहने लगा, ये पूर्वी पाकिस्तान वाला, कि जब आप लोग हमसे इतना भेदभाव कर रहे हैं तो हम लोग अलग क्या करेंगे? एक देश बनाएंगे, अलग राष्ट्र बनाएंगे। इस बात का जानकारी हो गया जिन्ना को। जिन्ना ने यहाँ से क्या करता था कि अपने सैनिकों को भेजता था, और यहाँ सैनिकों को भेजने लगा, और सैनिक क्या करते थे? कैंप लगाते थे, और कैंप लगा के वहां के महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना स्टार्ट किए, और 30,000 महिलाओं के साथ रेप किए, और बोले कि इनसे जो होगा ना बच्चा, अब ये जो होगा ये शुद्ध पाकिस्तानी होगा, ये क्या होगा? कुछ इसमें मिलावटी नहीं होगा, इसका क्या होगा? खून शुद्ध पाकिस्तानी होगा। इस सबसे तंग आके शेख मुजीबुर रहीम ने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद ये शेख मुजीबुर रहीम चुनाव जीत गए। 1971 में शेख मुजीबुर रहीम यहाँ से पूर्वी पाकिस्तान से चुनाव जीत गए। जो पाकिस्तान लोग क्या करते थे? शेख मुजीबुर रहीम को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। ये चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहीम प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोस्टेट होने लगा, और शेख मुजीबुर रहीम को इन्होंने पाकिस्तान अंत में बुलाया, और यहाँ क्या कर लिया कि पाकिस्तान ने शेख मुजीबुर रहमान को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में पूरा एकदम तहलका मच गया। पूरा पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो गया? एकदम उपद्रव होने लगा, एकदम से उपद्रव होने लगा। और ये शेख मुजीबुर रहमान गुहार लगाए भारत से। क्या लगाए? गुहार भारत से लगाने लगे। भारत को भी इधर टॉर्चर झेलना स्टार्ट होता था, भारत को भी दिक्कत होने लगा। इधर से पाकिस्तान दिक्कत करता था, इधर से पूर्वी पाकिस्तान दिक्कत करने लगा। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण करवाई, और मुक्ति वाहिनी सेना का ट्रेनिंग भारत देने लगा। इस मुक्ति वाहिनी सेना का ट्रेनिंग भारत देने लगा। उस टाइम भारत के जनरल थे मानक सिंह। इंदिरा गांधी ने कहा मानक सिंह से कि हम लोग को बांग्लादेश पे चढ़ाई करना, और पूर्वी पाकिस्तान पे चढ़ाई करना है, और एक अलग देश का निर्माण करना है। क्या करना है? एक अलग देश का निर्माण करना है। तो मानक सिंह ने क्या किया? इन्होंने माना कर दिया, क्योंकि जून के महीना में यहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी की वजह से पश्चिम थी जो अभी का बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या हो जाता था? बाढ़ आ जाता था। तो मानिक सिंह ने बोले कि नहीं, अभी चढ़ाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बाढ़ का टाइम है, बाढ़ में क्या लड़ाई लड़ना अच्छा नहीं होगा। इंदिरा गांधी बोली कि ठीक है, पानी खत्म होने तक का इंतजार किया जाए। तब तक ये मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग देकर पूरा तैयार कर रही थी। जैसे ही पानी खत्म हुआ, इधर से पूरा भारत के आर्मी घेर ली, पूरा का पूरा तीनों तरफ से भारत की आर्मी घेर ली। नीचे से क्या किया कि नेवी वालों ने घेर लिए, हमारे भारत के नेवी वाले घेर लिए, और ऊपर से एयरफोर्स वाले घेर लिए। क्या किए? एयरफोर्स वाले घेर लिए। पूरा ये पूर्वी पाकिस्तान घेरा चुका था, पूर्वी पाकिस्तान पूरा का पूरा घेरा चुका था, लेकिन भारत अभी हमला नहीं किया था। क्या किया था? भारत हमला नहीं किया था। और भारत के यहाँ जो था ना, यहाँ पे सैनिक कम पड़ गए, क्योंकि भारत पूरा का पूरा फोकस किधर करने लगा? पूर्वी पाकिस्तान की तरफ करने लगा। भारत पूरा का पूरा फोकस पूर्वी पाकिस्तान की तरफ करने लगा, और यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ यहाँ सैनिक कम पड़ गए। और यहाँ के थे चांदपुरी जनरल। क्या थे? यहाँ के जो सेना के कमांडर थे वो क्या थे? चांदपुरी। क्या थे? चांदपुरी। लगभग यहाँ 120 सेनाएं थी। तब तक पाकिस्तान ने देखा कि भारत क्या कर रहा है, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ ये भारत मूव कर रहा है, यानी कि इसको देख रहा है। और इधर से पाकिस्तान ने क्या किया कि 1971 में भारत पे आक्रमण कर दिया। 1971 में पाकिस्तान ने क्या किया? भारत पे आक्रमण किया, और भारत कि इधर देखा कि सैनिक कम है, और हम भारत का आक्रमण करके कुछ राज्य को हासिल कर लेंगे, तो हम ब्लैकमेल करके क्या कर सकते हैं? ये बांग्लादेश को छुड़ा सकते हैं। देखिए पाकिस्तान का मेंटलिटी क्या है। पाकिस्तान एकदम से कहने के लिए तो पाक है, लेकिन एकदम से नापाक है। वो पाकिस्तान क्या है? नाली का कीड़ा है, जिसको अगर कहीं किसी भी नाली के कीड़ा को अगर बाहर निकाल के रख दीजिएगा ना, तो फिर रेंगते हुए कहाँ चला जाएगा? नाली में चला जाएगा।
पाकिस्तान वो है। क्यों कहें? क्योंकि अभी आप लोगों को बताइए, पाकिस्तानी अपने ही देश के नागरिकों को नहीं छोड़े, अपने देश के महिला को नहीं छोड़े, तो ये किसको छोड़ सकते हैं? उससे भारत ने क्या कर दिया था? पाकिस्तान का निर्माण कर दिया, ठीक ना। अब फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के इधर से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। यहाँ पे चांदपुरी थे, चांदपुरी ने बोला कि यहाँ से पाकिस्तानी 1971 में आक्रमण कर लिया है। पाकिस्तानी यहाँ से पाकिस्तानी 6000 सैनिक प्लस 200 टैंक लेके क्या किया? इधर से आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? इधर से आक्रमण कर दिया। और वहां पे थे मेजर चांदपुरी को कहा गया कि आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आप 120 सैनिक को लेकर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे सैनिक, पर्याप्त हथियार, हर चीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हथियार नहीं था। हम लोग पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान की तरफ फोकस किए थे। मेरा नेवी भी यहाँ पे आके क्या लग गया था, नेवी एयरफोर्स सब यहाँ लग गया था। और रात के टाइम में पाकिस्तान ने क्या किया? इधर हमला बोल दिया। तब तक चांदपुरी को एक जासूस भेंटा गया, तो पाकिस्तानी जासूस था। उन्होंने चांदपुरी जब पूछे उनसे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग पूरा ये ऐसे घुस के जाके पूरा इधर हम लोग कब्जा करेंगे और उसको क्या करेंगे? ब्लैकमेल करके हम लोग छुड़वाएंगे। किसको? पूर्वी पाकिस्तान को। चांदपुरी को सब पता लगने की वजह से चांदपुरी पीछा नहीं हट रहे। और एंटी टैंक माइंस इनके पास 5 से 6 टैंक माइंस था। इन्होंने क्या किया कि आगे की तरफ, ये सब आगे की तरफ पहले एंटी टैंक माइंस को बिछा और पीछे लंच डाबा गाड़ दिए। देखिए पीछे क्या किया कि इन्होंने लंच डाबा गाड़ दिए, एंटी टैंक माइंस को आगे कर दिए और पीछे लंच डाबा को गाड़ दिए। जैसे इधर से इन लोग का टैंक आया, 1-2 टैंक उड़ गया, पाकिस्तानी पूरा डर गया। पाकिस्तान को देखिए, दिमाग नाम का तो चीज ही नहीं है, पाकिस्तान के पास तो दिमाग ही नहीं है। अगर दिमाग रहता तो ऐसा कभी हरकत करता ही नहीं, क्योंकि वो समझता है कि हम भारत से ही बने हुए हैं, भारत मेरा क्या है? बाप है, और हम अपने बाप से बगावत करेंगे तो कभी जीत नहीं सकते हैं। वो बार बार क्या करता है कि भारत से हमेशा बगावत करता है। ये क्या कि जब 2-3 टैंक उड़ा ना, तो इन्होंने इंजीनियर को इन्फॉर्म किए, जो बम को डिफ्यूज करते हैं, उस इंजीनियर को फोन किए और बुलाया। और रात भर में वो क्या किए कि इस एंटी टैंक माइंस को खोजने का स्टार्ट किए। लास्ट में जब सुबह हुआ तो देखा गया, तो उन लोगों को पता चला क्या? खाना का टिफिन है। क्या है ये? खाना का टिफिन खोजने में क्या चांदपुरी का दिमाग देखिए। ये जो चांदपुरी थे बहुत दिमाग वाले थे। ये ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति कि खाना का टिफिन खोजवा रहे थे पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानी कहता है कि हम भारत को, कश्मीर मेरा है, खोजने में क्या रह गया? टिफिन, लंच डब्बा। अब लंच डब्बा, तब तक सुबह हुआ। चांदपुरी ने फिर इंफॉर्मेशन दिया एयरफोर्स वालों को कि एयरफोर्स, अब सुबह हो गया कि अब हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, कि आप लोग आइए, तब तक हम लोग पाकिस्तानी को क्या करते हैं? रोकते हैं। तब फिर एयरफोर्स ने बोला कि अभी हम लोग 1 घंटा लेट से उड़ान भरेंगे, क्योंकि यहाँ की मौसम ठीक नहीं है। तो चांदपुरी बोले कोई दिक्कत नहीं, हम रात भर जब संभाल सकते हैं इनको टिफिन खोजवा के, तो 1 घंटा रोकने के लिए हमारे कौन सी दिक्कत की बात है। फिर इन्होंने क्या किया कि पूरे सैनिकों को यहाँ लगा दिया, ऐसे लाइन में कतार में लगा दिया। इन्होंने कहा कि सब सैनिक एक ही नारा लगाएंगे, जोश बोले सो सत श्री अकाल, ऐसे करके नारा लगाते थे। एक बार में 120 सैनिक घुसता था, तो पाकिस्तानी को लगने लगा कि 120 नहीं, ये 20,000 सैनिक है। और पाकिस्तानियों ने डर गया। तब तक सुबह हो गई तो सामने पूरा दिखाई देने लगा कि अरे तो 120 सैनिक ही हैं। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। तब तक दिन हो गया था। हमारे इधर से एयरफोर्स चली है और सभी सैनिकों ने टैंक के पीछे छुप के गोली चलाना स्टार्ट किए थे। खूब अच्छा से टैंक के पीछे छुपे थे। पहले हमारे इधर से एयरफोर्स आके बढ़िया से क्या किया? धो दिया। इतना अच्छा से धोया कि यहाँ पे पूरा पाकिस्तानी क्या किए कि अपना टैंक छोड़ के भाग गए। आज भी यहाँ पे टैंक है और सैनिकों का कब्रिस्तान यहाँ बोला जाता है। क्या है? सैनिकों का कब्रिस्तान बोला जाता है। जो पाकिस्तान का आता है कि पाकिस्तान का आता है कि ये कश्मीर हमारा है, आके पहले टैंक तो ले जाए, तब ना कहेंगे कि कश्मीर तुम्हारा है। तो ये टैंक ले जाने भी नहीं करता है, तो कश्मीर कैसे ले जाएगा? ठीक, भाग मनाओ कि कश्मीर बिहार पे नहीं पड़ता है। बिहार के बॉर्डर पे अगर कश्मीर पड़ता है ना, ये पाकिस्तान पड़ता ना, बिहार के बॉर्डर पे अगर पाकिस्तान पड़ता, तो बिहार की महिला इतना चंड है कि वो मारते मारते लाहौर पर घुस जाती, पूरा लाहौर के ऊपर कब्जा कर लेती। ठीक ना। ऐसे करके बांग्लादेश का निर्माण भारत ने क्या किया था। अब इधर से लड़ा, तले इधर हमारा आईएनएस विक्रांत था। क्या था? आईएनएस विक्रांत था। आईएनएस विक्रांत एक ऐसा जहाज है जिसपे क्या है, एक लैंड करने के लिए एयरपोर्ट है। क्या है? एयरपोर्ट है। 8 से 10 जहाज आगे क्या कर जाती थी? लैंड कर जाती थी। यहाँ से हथियार भर के आराम से बांग्लादेश को धो रही थी। खूब बढ़िया से एयरफोर्स, नेवी। आप बचल खुचल को कौन मार रहा था? ये आर्मी वाले। कौन मार रहे थे? आर्मी वाले। अब इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचा, तो इन्होंने लेकर चल दिया पीएनएस गाजी। पाकिस्तान ने लेकर चल दिया पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था भाड़ा पे।
अमेरिका ने दिया था, भारत ने नहीं दिया था, ऐसे ही दिया था क्योंकि अमेरिका अपने पाकिस्तान अपने अमेरिका के नया बाप खोजने चला गया था। ये हमेशा पाकिस्तान नया नया बाप को खोजता है, जिसको पुराना बाप अच्छा नहीं लगता है हमेशा नए नए बाप को खोजने चला जाता है, और ये अमेरिका के पास चला गया। अमेरिका इसको दिया था पीएनएस गाजी। इन्होंने पीएनएस गाजी लेकर जैसे ही आया, पता चला तो इंदिरा गांधी का तो दिमाग खराब हो गया, पूरा मुक्ति वाहिनी सेना का मनोबल टूटने लगा। लेकिन फिर भी मनोबल बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी पूरा सेना को चढ़ाई, पूरा ऐसे बोली कि कुछ नहीं है, हम है ना, हम है ना, ऐसे करके पूरा सेना को मनोबल टाइट रखी। और इन्होंने बात किया रसिया से, क्योंकि रसिया को जब हम्बन टोटा बंदरगाह की जरूरत थी तो भारत ने श्रीलंका में रसिया को क्या किया था, एलटीटी सेना भेजकर इंदिरा गांधी ने मदद किया था। और इन्होंने कहा कि आपको याद है ना रसिया, मैंने आपको हेल्प किया था श्रीलंका में। तो रसिया बोला कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो इन्होंने जैसे देखिए अभी इन्होंने था ना, ये तो पीएनएस गाजी को भेज दिया। पीएनएस गाजी को जैसे आता इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। और हमारा आईएनएस ये जो था ना विक्रांत, ये आईएनएस विक्रांत, इसको पीएनएस गाजी को मारने का क्षमता नहीं था। आईएनएस विक्रांत पीएनएस गाजी को मारने का क्षमता नहीं रखता था। और हमारे आईएनएस राजपूत इसको मार सकता था, लेकिन राजपूत खुद खराब था। और विशाखापट्टनम में राजपूत का क्या चल रहा था, मरम्मत चल रहा था, उसका इंजन का काम चल रहा था। क्या चल रहा था, इंजन का काम चल रहा था। राजपूत का क्या हो रहा था, इंजन का काम हो रहा था। तब तक ये गाजी लेके चलाया, पीएनएस गाजी लेके चलाया, तब तक अफवाह फैला दिया गया कि मेरा विक्रांत कहाँ आ रहा है, ये विशाखापट्टनम आ रहा है। क्योंकि हमारे विक्रांत में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसको रिपेयर करने के लिए कहाँ आ रहा है, यहाँ विशाखापट्टनम आ रहा है। और ये पीएनएस गाजी वालों को पता चला, और पीएनएस गाजी कहाँ चला गया, विशाखापट्टनम। वहां कौन लगा था, मेरा ये लगा था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत ने क्या किया कि पीएनएस गाजी को मार गिराया, बढ़िया से मार गिराया, खूब बढ़िया से धोया। तब ये पीएनएस गाजी किसका था, अमेरिका का था। पीएनएस गाजी अमेरिका का था, अमेरिका वालों को इंफॉर्मेशन दिया गया। पीएनएस गाजी कहाँ का था, अमेरिका का था। और ये अमेरिका वालों को क्या किया गया कि इंफॉर्मेशन दिया गया, कहा कि अरे पीएनएस गाजी को मार दिया, हमारा हार नहीं है, आपका हार है, नया पापा आपका हार हो गया, पाकिस्तान में बोलने लगा। और उधर से अमेरिका लेके चला आया 7वां बेरा। कौन सा बेरा लेके चला आया, 7वां बेरा। 7वां बेरा अमेरिका लेके चला आया। और 7वां बेरा एकदम बहुत लेटेस्ट, अब उसको मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक पे परमाणु बम, एक पे खाने का सामान, एक पे सैनिक, एक में टैंक, मतलब एक 7वां बेरा चलता था। इसके साथ 40 जहाजें चलती थी। इंदिरा गांधी ने फोन किया था इनके पास, रूस के पास। रूस ने बोला कि जो भी हेल्प चाहिए आप ले सकती हैं। इन्होंने बोला कि ये अमेरिका 7वां बेरा लेके आ रहा है, तब तक तुरंत इधर से लेके चला आया कौन, 40वां बेरा। कौन लेके चलाया, 40वां बेरा, कौन, रूस लेके चलाया 40वां बेरा। अब रूस क्या किया, अपने हथियार को एक्टिवेट करके छोड़ दिया। जैसे आप इस रेंज में आइएगा, आपको क्या करेंगे, हम लोग मार गिराएंगे। क्या करेंगे, मार गिराएंगे। अब यहां से देखा लोग कि अब तो यहाँ पे हथियार एक्टिवेटेड है, हम लोग जैसे जाएंगे तो अब हम लोग क्या करेगा, मार देगा। अब यहाँ से घूमने में ही भलाई है। इसका पाकिस्तान का नया वाले पापा बोले कि अब चल जाओ, तो ये बोले कि अब क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि जो भगवान का मंजूर होगा वही होगा। और भगवान का क्या मंजूर था, एक देश बनेगा, कौन सा देश, बांग्लादेश। इस तरह से करके भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया 1971 में। और वहां के प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहीम। इसीलिए कहा जा रहा है शेख मुजीबुर रहीम का बेटी क्या थी, क्या कौन है, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। शेख हसीना वहां के प्रधानमंत्री है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भारत के कहने पे ही ये क्या करती हैं कि यहाँ की सत्ता को संभालती है और भारत के अच्छा साथ देती है। भारत के साथ इनका अच्छा रिलेशन रहता है, क्योंकि इनका मानना होता है कि भारत ने हमें आजाद कराया, भारत के साथ हमें क्या करना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप में रखना चाहिए। अच्छा क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप रखना चाहिए। ठीक, अब पाकिस्तान बांग्लादेश का तो निर्माण हो गया। अब ये पूर्वी पाकिस्तान से कौन सा देश हो गया, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहीम को कहा जाता था। अब आइए और आगे हम लोग समझते हैं, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में क्यों तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का कारण क्या है, क्या अमेरिका का इसमें हाथ है, हाथ है तो क्यों है, क्या कारण है अमेरिका का इसमें हाथ। अमेरिका को आखिरकार फायदा क्या होगा, क्या इंटरनल कोई क्या किया है इसमें, सहयोग किया है या एक्सटर्नल सहयोग किया है। इंटरनल सहयोग तो हम लोग देख लिए चाइना का, अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल सहयोग किसने किया है। तो अमेरिका को कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल सहयोग किया है, क्योंकि उन्होंने धमकाया था इससे पहले शेख हसीना को। शेख हसीना भी वर्तमान प्रधानमंत्री वहां के थी, लेकिन ये 5 अगस्त को इस्तीफा देके भारत चली आई। शेख हसीना 5 अगस्त को इस्तीफा देके कहां चली आई, भारत में चली आई।
अब ये शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की क्या थी, बेटी थी शेख हसीना। शेख हसीना को ये प्रोटेस्ट करने का कारण क्या था, क्योंकि 30% आरक्षण दिया जा रहा था मुक्ति वाहिनी सेना वाले को। मुक्ति वाहिनी जो सेना थी, जो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में सपोर्ट किया था, ये 30% उन लोगों के परिवार को आरक्षण दिया जाता था, लेकिन वहां के नागरिकों को मानना था कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए, हमको 7% ही आरक्षण चाहिए। ये 30% जो आप मुक्ति वाहिनी वालों को दे रहे हैं, इसे मत दीजिए। आप 7% आरक्षण जो बैकवर्ड के लिए, जो मतलब अति पिछड़ों के लिए दे दीजिए। क्या दे दीजिए, अति पिछड़ों के लिए दे दीजिए, हमको ये 30% नहीं चाहिए। अब ये इनको लेके इन्होंने क्या किया कि कोर्ट में कोई नागरिक चला गया और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 8 जून को सुनाया। 8 जून को जैसे ही फैसला सुनाया कि ये आरक्षण क्या रहेगा, लागू रहेगा। क्या रहेगा, लागू रहेगा। ये लागू रहेगा आरक्षण। उसी दिन से यहाँ पे मामला क्या होने लगा, गर्म होने लगा और स्टूडेंट लोग क्या किए, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। क्या किए, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ये एक कारण था आरक्षण। दूसरा कारण था, पहला कारण तो आरक्षण था, दूसरा कारण था अंतरिम सरकार। दूसरा कारण था अंतरिम सरकार। ये तो आरक्षण के लिए जब प्रोटेस्ट करना हो, 5 जून को कोर्ट ने निर्णय दिया और 21 जून को फिर कोर्ट ने क्या कर लिया, 21 तारीख को फिर कोर्ट ने क्या किया, अपने निर्णय को क्या कर लिया, वापस कर लिया। क्या कर लिया, अपने निर्णय को वापस कर लिया। तब लगा कि अब बांग्लादेश में कुछ शांति बहाल होगा, कुछ अब क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे गलती कर दी शेख हसीना। शेख हसीना ने ये सभी आंदोलनकारियों से क्या की, जो सभी स्टूडेंटों से क्या की, बदला लेने के लिए सोच ली। क्या कर दी, बदला लेने के लिए सोच ली और इन पे बदला लेने के लिए एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दी। क्या कर दी, एंटी टेररिज्म एक्ट लगाना स्टार्ट कर दी। क्या कर दी, एंटी टेररिज्म एक्ट लगाना स्टार्ट कर दी। उग्रवादी एक्ट लगाना स्टार्ट कर दी। उग्रवादी एक्ट लगाना एक इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एंटी टेररिज्म एक्ट लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और सभी के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दिया। इससे और युवाओं को क्या हो गया, बौखला गए और इनके जो कैंपेन था ना, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, रद्द किया कर दिया। इनके जो भाग ले रहे थे ना, जो टुकड़ा जो संगठन था, उस संगठन को इन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। पूरा स्टूडेंटों में और आक्रोश हो गए। स्टूडेंट क्या हो गया, और आक्रोश हो गया। उन्होंने कहने लगा कि तानाशाही हटाओ, एक नारा दे दिया, तानाशाही हटाओ, तानाशाही हटाओ। क्योंकि तानाशाही हटाओ क्यों कह रहे थे, क्योंकि जब ये शेख हसीना जब 2024 लास्ट जब चुनाव लड़ी तो इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया। अभी हम आप लोग को बता दें कि अंतरिम सरकार आखिरकार होता क्या, और अंतरिम सरकार का गठन करने का निर्णय 2 ही देश में चलता है। एक है आपका ये बांग्लादेश और एक है क्या, पाकिस्तान। एक है आपका बांग्लादेश और एक है कहाँ, पाकिस्तान। ये अंतरिम सरकार होता क्या है, तो सरकार बनने के बाद पहले तक की सरकार को, जैसे कि मान लीजिए कि भारत में हमारा क्या है, प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पे बने रहते हैं जब तक कि दूसरा कोई प्रधानमंत्री आकर शपथ न ले ले। लेकिन वहां तो होता है कि जैसे चुनाव स्टार्ट हुआ ना, तो वहां के प्रधानमंत्री जो है वो इस्तीफा दे देते हैं और जब तक चुनाव नहीं होता है ना, उतने दिन के लिए एक अंतरिम सरकार का एक प्रधानमंत्री का नियुक्त किया जाता है। उसी को कहा जाता है अंतरिम सरकार। यानी कि बस केवल उसका कार्यकाल कितना दिन का रहेगा, तो चुनाव भर का ही रहेगा। क्या रहेगा, चुनाव भर का ही रहेगा। तो वही सरकार गठन नहीं की थी। प्लस में इन लोग का जो कैंपेन था, इन लोग को ये सोसाइटी जो इन लोग का पूरा एक होने का था, उस सबको क्या कर दी, रद्द कर दी। अब छात्रों को लगने लगा कि ये तानाशाही ऐसे रहेगा तो राजतंत्र पे क्या होगा, असर होगा। ये लोकतंत्र पे क्या होगा, असर होगा। राजतंत्र नहीं है, ये क्या है, लोकतंत्र है। अगर ऐसे ही चला तो पहले भी किसी भी प्रकार के हम लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उसको दबा दिया जाएगा, इनको लगने लगा। तो इन्होंने एक बार सभी छात्रों को आह्वान किया, बुलाया 4 तारीख को, 4 अगस्त को इन्होंने बुलाया और इसका नाम दिया फाइनल प्रोटेस्ट। ये 4 अगस्त को बुलाया और इनका नाम दिया क्या चीज, फाइनल प्रोटेस्ट। इस फाइनल प्रोटेस्ट में कहा कि अब फिर यही अंतिम प्रोटेस्ट है और हम लोग क्या करेंगे, सरकार को गिरा के रहेंगे। क्योंकि इन लोग का मनोबल क्या हुआ था और 7वें आसमान पे चला गया था। क्योंकि ये 5 तारीख को कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था और 21 तारीख को वापस भी ले लिया था और कहा था कि सरकार नए सिरा से आरक्षण को जारी करे, और सरकार मान भी गई थी। लेकिन ये शेख हसीना बदला लेने के चक्कर में ये सब शेख हसीना से गलती हो गया। हालांकि कुछ देशों इन लोगों को माना किया, तो इनको माना किया कि अभी आप मैडम शांत रहिए, लेकिन ये मैडम नहीं मानी, ठीक ना, ये मैडम नहीं मानी। और इन्होंने क्या किया, बदला लेने के चक्कर में ये सारी गलतियां इनसे हो गई और वहां के जो भी छात्र थे उग्र हो गए और क्या किए कि 4 तारीख को अंतिम
फाइनल प्रोटेस्ट लाया और फाइनल प्रोटेस्ट में पूरा तमाम दिक्कतों को पार करते हुए इन्होंने पूरा सांसद भवन को, बांग्लादेश के सांसद भवन को घेर लिया, सांसद भवन के अंदर चले गए और इन्होंने केवल मांग रहा था कि आप इस्तीफा दीजिए और आप इस्तीफा दीजिए, सरकार को गिरा देना है, सरकार को गिरा देना है। और लास्ट में ऐसा सिचुएशन आया कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और भारत आना पड़ा। क्या हो गया, होना पड़ा, शेख हसीना इस्तीफा दी और भारत चली आई। 5 अगस्त को शेख हसीना इस्तीफा दी और भारत चली आई। जैसे वहां से प्रधानमंत्री भागी, वहां के सांसद भवन के अंदर में जो शेख हसीना का बेडरूम था उसमें जो स्विमिंग पूल था, जो सभी जानता जाके नहाने लगे, वहां तोड़ फोड़ किए, पूरा उपद्रव किए। क्या किए, पूरा वहां पे क्या कर दिए, उपद्रव किए और कर दिए। अब जैसे ही यहाँ चलिए तो वहां के जनरल का नाम था वकार जमान। वकार जमान ने वहां अंतरिम सरकार का गठन किया। वकार जमान ने वहां पे अंतरिम सरकार का गठन किया और छात्रों से कहा कि जो जो छात्रों का मांग है वो सबको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा और उनके चाहने वाले नेता को क्या कर दिया जाएगा, छुड़ा दिया जाएगा। और ये हम आप लोग को बताया, बीएनपी पार्टी था, जो पार्टी थी, एक पार्टी थी इनके विपक्ष में, कौन सी पार्टी, बीएनपी पार्टी। बीएनपी पार्टी को चला रहा था खालिदा जिया। बीएनपी पार्टी को चला रही थी खालिदा जिया। ये खालिदा जिया क्या की, बीएन पार्टी को चला रही थी। जब अंतरिम सरकार का गठन नहीं हुआ था उस टाइम खालिदा जिया क्या कर रही थी, चुनाव लड़ने से मना कर दी थी। 2024 में क्या की थी, चुनाव लड़ने से खालिदा जिया मना कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और केवल शेख हसीना चुनाव लड़ी थी। और उन लोगों को, वहां की जनताओं को मानना था कि जब चुनाव ही कोई आप किसी को चुनाव लड़ने ही नहीं दीजिएगा तो आप अकेला चुनाव में लड़ रहिएगा तो आप तो जीत ही जाइएगा। लेकिन शेख हसीना का कहना था कि हम आपको तो चुनाव से रोके नहीं, आपको हम चुनाव से रोके नहीं, क्योंकि आप भी पहले सरकार में थी तो आपने भी अंतरिम सरकार का गठन नहीं करती थी, इसीलिए मैंने भी गठन नहीं किया और आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन खालिदा बेगम ने क्या किया, खालिदा जिया ने क्या किया कि चुनाव नहीं लड़ा और इनको क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। इन पे कुछ एक्ट लगा के इन पे क्या किया कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था और 17 साल की इनकी जेल थी। ऐसा कहा जा रहा था कि अब खालिदा जिया अब वापस नहीं आएगी। क्या होगी, अब वापस नहीं आएगी। लेकिन एक टाइम समय का पहिया घुमा और खालिदा जिया क्या हो गई, वापस आ गई और शेख हसीना अपने पद को छोड़ के कहां चली गई, भारत आ गई। अब बात आता है कि आखिरकार भारत आई तो भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, हम एक बार और आप लोग को मैप खींच के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखिए, समझिएगा, ये भारत का मैप है, ये हमारा सुंदर सा भारत है। ये बांग्लादेश से हम लोग को क्या नुकसान होने वाला है, अब आप लोग समझिए। बांग्लादेश से अगर हम लोग का रिलेशन खराब हो रहा है तो ये पूर्वोत्तर राज्य हमारे खतरा में पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, पूर्वोत्तर राज्य खतरा में पड़ जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश से हमारा रिलेशन अच्छा है, इसीलिए हम लोग इस पे क्या करते हैं, कमान करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का लंबाई 35 किलोमीटर ही है। क्या है, 35 किलोमीटर ही है। यहाँ की चौड़ाई कितना किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है। इसके आराम से ब्लॉक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आराम से ब्लॉक किया जा सकता है। इसीलिए हमको अच्छा संबंध रखना पड़ता है, किससे, बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमारे फेवर में था तब तक ये डर नहीं था। लेकिन अब जो है, जो खालिदा जिया है ना, जो खालिदा जिया है, ये पाकिस्तान को समर्थन करती है और चाइना समर्थन है, ये भारत को समर्थन नहीं करती है। खालिदा जिया है जो पाकिस्तान का समर्थन करती है और क्या करती है, चाइना का सपोर्ट करती है, भारत का सपोर्ट नहीं करती है। जिससे क्या हो जाएगा कि अब हमारा पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, ये 7 सिस्टर, ये सभी 7 सिस्टर खतरे में आ जाएंगे, हमारे कनेक्शन टूटने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे भारत सरकार भी इस पे निगरानी रख रही है, ठीक ना। अब बात आता है कि क्या इसमें अमेरिका का नाम आखिरकार क्यों आता है, अमेरिका का नाम आखिरकार आता क्यों है। तो आप लोग देखिएगा, मोगला, ये क्या बोलते हैं, मोगला तीस्ता नदी सर्वेक्षण किसको दिया जाना था, ये तीस्ता नदी सर्वेक्षण पर चाइना को दे रहा था बांग्लादेश, लेकिन भारत ने बात किया तो सर्वेक्षण करने के लिए किसको दे दिया, भारत को दे दिया। और मोगला एयरपोर्ट भी भारत को दे दिया।
बांग्लादेश ने किसको दे दिया? भारत को दे दिया, क्योंकि उस टाइम कौन थी? शेख हसीना थी। शेख हसीना थी उस टाइम, भारत को दे दिया। अब भारत जो देखिए अमेरिका जो है ना, जिस जिस देशों से उसको प्रॉब्लम होता है ना, उसके आसपास क्या करता है? अपना मिलिट्री एयरबेस बनाती है। ऐसे 80 देशों में उसने बना चुका है। वो चाहता है कि भारत पे भी कंट्रोल रखने के लिए हम एक इसके नजदीक में एयरबेस बनाए। इसी के चक्कर में उन्होंने कहा था बांग्लादेश से कि आप हमको एयरबेस बनाने दीजिए, नहीं तो हम आपका जो चुनाव होगा उस चुनाव में क्या कर देंगे? शांति से होने देंगे, वरना नहीं होने देंगे। ये इन्होंने उस बात को नहीं मानी थी शेख हसीना, और यहाँ पे एयरबेस नहीं बनाने दिया। एयरबेस नहीं बनाने की वजह से अमेरिका बौखला गया। अमेरिका बौखला गया और इनको तमाम प्रकार के धमकियां देती कि आपको कपड़ा नहीं खरीदेंगे, क्या कपड़ा नहीं खरीदेंगे, तेल निर्यात उर्यात करने से भी रोक लगा दिया। तेल यहाँ तक कि रशिया से भारत के द्वारा तेल खरीद के लाया गया था, उस पर भी इन लोगों को क्या किया गया था? धमकी दिया गया था कि अलग राष्ट्र बना देंगे, बांग्लादेश को तोड़ के क्या कर देंगे? अलग राष्ट्र बना देंगे। क्या कर देंगे? अलग राष्ट्र बना देंगे। ठीक ना? तो ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले ही धमकी दिया था। क्या किया था? धमकी दिया था। और धमकी क्यों दिया था? ये एयरपोर्ट के, ये मिलिट्री कैंप को लेकर, तो मिलिट्री कैंप नहीं बनाने दी। कौन? पीएम उस टाइम कौन थी? शेख हसीना। ये अगर बन जाता तो अमेरिका भारत के ऊपर कंट्रोल करता, आराम से कंट्रोल कर लेता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बनने नहीं दी, क्योंकि इनका संबंध किससे अच्छा है? भारत से अच्छा। तो इसीलिए माना जा रहा है कि यहाँ पे अमेरिका का कुछ ना कुछ चाल है। आप देखिएगा तो पाकिस्तान में भी अमेरिका का ही चाल था, जिसकी वजह से वहां सरकार गिरी, वहां भी तख्ता पलट हुआ। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया कि अमेरिका का हाथ क्यों है, क्यों अमेरिका का नाम आ रहा है, क्यों भारत का नाम आ रहा है। आज भर हम लोग इतना ही समझेंगे, और फिर अब इसके बाद कुछ नेक्स्ट अप टू डेट होगा तो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही।